यह तस्वीर आपने देखी प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्हें मिलते तो आपने देखा होगा, लेकिन इनके परिवार को मिलते देखा है क्या आपने? आज पहली बार मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पीएम मोदी की बहन है ये और योगी आदित्यनाथ की बहन है। प्रधानमंत्री मोदी की बहन और योगी की बहन कहां मिल गई, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले तस्वीर जरा फुल स्क्रीन लीजिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए जरा, वीडियो बना दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन को आप देख रहे हैं और योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री की बहन, पीएम की बहन और सीएम की बहन आपस में मिल रही है, मुलाकात कर रही हैं। ये वटमास में नीलकंठ धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंती बेन को आप देख रहे हैं, जो अपने पति हसमुख के साथ पहुंची थी। भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक किया, परिवार और देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। बसंती बेन इसके बाद कोठार गांव में पार्वती मंदिर पहुंची। ये वहीं की तस्वीर है। यहां उन्होंने मंदिर परिसर में दुकान चलती है एक, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन की दुकान है, वीडियो बना दो, जिनका नाम शशि देवी है। तो पीएम मोदी की बहन बसंती बेन योगी की बहन शशि देवी से मिल रही है और दोनों ने जो पल बिताए साथ में, इन पलों को कैमरे में कैद किया है। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शुरुआत आज की एक बड़ी खबर से। दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। दंगाइयों ने पहले जमकर आग लगाई हरियाणा के मेवात में। अब बारी थी हिसाब की, तो हिसाब शुरू हुआ कल से। अगली तस्वीर दिखाइए। पहला हिसाब हुआ कि दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई, 200 से ज्यादा दंगाई गिरफ्तार हो गए, ये कोर्ट में पेश किए गए, वो तस्वीर है। अब गिरफ्तारी के बाद अगला एक्शन क्या था योगी स्टाइल में, वो दिखाइए। ये देख रहे हैं, ये बुलडोजर बुलाए गए। ये वो मंदिर का दरवाजा देख रहे हैं जहां चले थे पत्थर, जहां से चली थी गोलियां, वहां बुलडोजर एंटर कर रहे हैं। ये देखिए, एक बुलडोजर और ये दो बुलडोजर, दोनों बुलडोजर की एंट्री हुई। बाकायदा पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर बुलाए गए। ये दो बुलडोजर खड़े, अब बुलडोजर ने एक्शन लेना शुरू किया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं, बुलडोजर ने घर ढहाने शुरू किए, जो अवैध घर थे, जो दंगाइयों की संपत्ति थी, जो फरार है घरों से, जहां से पत्थर और गोलियां चली हैं, वहां बुलडोजर चलने लगे। अगली तस्वीर दिखाई। ये देख रहे हैं, लगभग 200 घरों पर, फुल स्क्रीन लीजिए, 200 घरों पर बुलडोजर चले। सुबह सुबह ये बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ और योगी वाला इलाज, जो यूपी में योगी इलाज करते हैं, हरियाणा में दंगाइयों पर वही बुलडोजर इलाज हुआ है। योगी स्टाइल में शुरू हो गया हरियाणा के दंगाइयों का हिसाब। खट्टर के हरियाणा में योगी का बुलडोजर फार्मूला। गोली चलाने वालों का बुलडोजर से घर गिरा दिया गया। हरियाणा में खट्टर ने अपनाया योगी फार्मूला। हरियाणा में गोलियां चलते दंगाइयों के वीडियो आपने खूब देखे होंगे। अब उन दंगाइयों का हिसाब भी देख लीजिए। बंदूकों से गोलियों का धुआं निकालने वालों का अवैध निर्माण बुलडोजर ने धुआं कर दिया। हरियाणा में आग लगाने वाले दंगाइयों पर योगी स्टाइल में एक्शन हो रहा है। जिस मंदिर पर पहाड़ी से गोलियां बरसाई जा रही थी, अब उसी पहाड़ी के आसपास दंगाइयों के अवैध निर्माण पर खट्टर का बुलडोजर दहाड़ रहा है। नू में दंगे की आग भड़काने और गोलियां चलाने वालों पर फुल एक्शन शुरू हो गया। बुलडोजर के इस एक्शन के लिए पुलिस की भी भरपूर तैनाती की गई। अगर कोई फिर से कानून को आग दिखाने की कोशिश करे तो उसका तुरंत हिसाब किया जाए। अब आपको दिखाता हूं कहां कहां बुलडोजर चला, कितने घरों पर बुलडोजर चला, कौन ये लोग हैं जिन पर बुलडोजर चला और इन पर क्या शक है पुलिस को। जिसके बाद कई बुलडोजर मंगवाए गए इस नू के इलाके में। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी वाला स्टाइल है जो हरियाणा में हुआ है। नू हिंसा के बाद एक्शन में है खट्टर सरकार।
अवैध कब्जे पर योगी स्टाइल में कार्रवाई हुई। ये तावड़ू इलाके में चला है खट्टर का बुलडोजर। करीब 4 घंटे तक बुलडोजर चलता रहा। 200 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां गिरा दी गई। अवैध तरीके से बताया जाता है यहां रोहिंग्या बहुत से रह रहे थे जो यहां के नागरिक नहीं है। घुसपैठियों पर खट्टर का यह बुलडोजर चला है। हुडा की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। हिंसा में शामिल कई लोग यहां रहते हैं। कई आरोपियों के नाम पर एफआईआर दर्ज है। हिंसा के बाद खट्टर ने चेतावनी दी थी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दंगाइयों से नामांकन की नुकसान की भरपाई की जाएगी जिन्होंने दंगा किया और नुकसान पहुंचाया। बुलडोजर एक्शन का महिलाओं ने विरोध किया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस पहले से मौजूद थी। पैरा मिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान भी पहुंच गए थे। तावड़ू के अलावा कई जगहों पर एक्शन की तैयारी है। यहां भी अवैध तरीके से सैकड़ों रोहिंग्या रह रहे थे। हमारे सहयोगी जतिन मौके पर मौजूद थे जिस वक्त यह बुलडोजर एक्शन हुआ। जरा जतिन की रिपोर्ट देखिए। नू में हुई हिंसा के बाद इस इलाके में बुलडोजर चलाया गया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ इस इलाके में बुलडोजर चलाया गया और तस्वीरें आप देखेंगे तकरीबन 50 से 60 झुग्गियां यहां पर बनी हुई थी। उन झुग्गियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है, लेकिन जो सोर्सेज है उनका यह भी कहना है कि जिन लोगों ने उपद्रव किया वो यहां पर छुपे हुए थे और जिस मंदिर को नल्हड़ मंदिर को निशाना बनाया गया वो यहां से बेहद नजदीक था। हालांकि आप देखेंगे तकरीबन कबाड़ बीनने का काम यहां पर किया जाता है और 50 से 60 झुग्गियां यहां पर बनी हुई थी और अब उन सभी झुग्गियों पर बुलडोजर जो है वो यहां पर चलाया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर पहुंचा था और उसके बाद इस पूरी जमीन पर एक तरीके से बुलडोजर चलाया गया और अतिक्रमण को यहां से हटाया गया। आप आसपास देखेंगे तमाम रेजिडेंशियल इलाके हैं, लेकिन जिस जमीन पर जो झुग्गियां बनाई गई थी वो दरअसल सरकारी जमीन थी और उसी को अब कब्जा मुक्त यहां से कराया गया। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। कल यहाँ पे बुलडोजर चला है जी, क्या कहा गया? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने दंगे किए वो लोग यहाँ पर छुपे हुए थे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हमारा हम तो सारे आसाम के आदमी हैं। हमारा ये दंगे से कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ रह रहे 10 साल से। आज नया नहीं, 1-2 महीने से नहीं, 10 साल से रह रहा है। कोई ऐसा कोई शिकायत नहीं है हमारा। कभी कोई नोटिस मिला आप लोग? नहीं, हमारा कोई नोटिस नहीं मिला। अब आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस हिंसा पर एक्शन जरूर हो रहा है, लेकिन इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जो भड़काऊ वीडियो सामने आ रहे थे वो भड़काऊ वीडियो मेवातियों के तो थे, लेकिन वो पाकिस्तानी मेवाती थे। यानी पाकिस्तान से यहां के मेवात के लोगों को भड़काया जा रहा था। ये जो लोग हैं इस तरह के वीडियो जो बना रहे थे ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी मेवाती। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, ये वीडियो जो है ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है एहसन मेवाती और पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान के ये वीडियो बना बना के डालते हैं। ये देखिए लिखा है सभी मेवात को धन्यवाद, एहसान मेवाती पाकिस्तानी। ये सारे वीडियो इसने डाल रखे हैं। पाकिस्तान से वीडियो डालकर मोनू मानेसर के नाम पर भी भड़का रहा था। शोभा यात्रा में पत्थर चलाने पर भी भड़का रहा था। यह है पाकिस्तानी वीडियो। अब देखिए जरा इस पूरे कनेक्शन का खुलासा कैसे हुआ, सुनाऊंगा भी ये शख्स क्या कह रहा था। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि आखिर इसने किया क्या। दरअसल हरियाणा के नू में हिंसा के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से हरियाणा में हिंसा की साजिश रची गई। पाकिस्तानी यूट्यूबर एहसान मेवाती ने उकसाया है। राजस्थान के अलवर की लोकेशन बताई अपनी और इसके बाद इसने इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, लेकिन अपलोड कर रहा था पाकिस्तान से। एहसान मेवाती का वीडियो बेहद भड़काऊ था। मोनू मानेसर को जान से मारने की बात कह रहा था। रहता पाकिस्तान में, वीडियो पाकिस्तान से बना रहा है, लेकिन मोनू मानेसर को जानता और मोनू मानेसर की हत्या की बात कर रहा था। मुसलमानों को एकजुट होने की अपील कर रहा था। जंग और नफरत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस की एफआईआर में पाकिस्तान से साजिश की बात है। एहसान मेवाती पर हिंसा के लिए उकसाने का आरोप भी है। शोभा यात्रा से पहले वीडियो को सर्कुलेट किया। पाकिस्तान के साथ ही सऊदी अरब से भी भड़काया गया। पाक और सऊदी अरब के वीडियो की जांच पुलिस कर रही है। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं। यह भी बड़ा दिलचस्प है कि पूरी हिंसा आग लगाने की प्लानिंग, वीडियो बनाकर भड़काने की तैयारी पाकिस्तान से भी हो रही थी। पाकिस्तानी भी इसमें शामिल थे। सुनिए जरा इस मेवाती को जो पाकिस्तानी है क्या कह रहा।
भाइयों जे मोनू माने सर ने मेवात में यात्रा लेके आ रहे, कसम खुदा की, यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना। देखो मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो मुझे जन्नत का हकदार, मतलब शहादत है यार, हक पे लड़ रहा हूँ, मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूँ, जंग है यूं, और या मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमें कामयाब करेगा। ये जैसे आवा ना, सही है, जिनकी तोड़ फोड़ करो मेरा भाई, या वार्निंग है ना, हल्का में मत लियो, सही है ना। अब की अल्लाह की कसम है, ये जो म्यू है ना, फुल जोश में और फुल गुस्सा में लग रहा है मुझे, सही है ना। और यही, और मैं म्यू उनसे कहना चाहूँगा, गुस्सा बरकरार रखियो जब तक तुम्हें इंसाफ ना मिले। हमारी औकात ना है तुम लोकेशन बता के आ सको, पहली दफा लोकेशन बता के आया और तुम्हारे ठोक दियो बम्बो ने म्यू ने, बेटा तुम्हारी औकात ना है लोकेशन बता के आने वाली। हाँ म्यू, हाँ ये घुसेंगा कहां से निकलेगा कहां से, ये खुद ने भी पता ना रहे, ये खड़ दिमाग का बंदा ही है। जब तक शांत था, और जब उखड़ गए ना तो फिर यही हाल हो, जैसे तुम्हारी यात्रा हो म्योन की। तो भाई म्योन ने ना अपना म्यो होन को हक पूरा अदा कर दियो भाई। और यकीन करोगे जब अल्लाह अकबर की मैंने मेवात में नारा सुना, और एक अलग किस्म की फीलिंग आई भाई, बहुत ज्यादा अलग किस्म की फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगो, और अल्लाह ताला तुमने ऐसे कामयाब रखे। तो बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने ये वीडियो देखा जो मेवात में रहते थे, इस वीडियो के जरिए वो भड़के। ये शख्स पाकिस्तान में रहकर भारत में आग लगा रहा है। ये हमारी एजेंसियों के लिए भी सवाल है कि ऐसे वीडियोस पर पहले क्यों नहीं रोक लगाई गई। ये सर्कुलेट होते रहे मोबाइल से लेकर यूट्यूब तक, और ये भड़काते रहे, कोई एक्शन पहले नहीं लिया गया। और इसके अलावा कुछ वीडियो भारतीय भी है। ऐसा ही एक आरोप लगा बिट्टू बजरंगी पर कि बिट्टू बजरंगी ने भी भड़काऊ वीडियो बनाया, और बिट्टू बजरंगी के भड़काऊ वीडियो के बाद हिंसा हुई। बिट्टू बजरंगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने वीडियो बनाया, सीधे इन्हीं से बात करते हैं। बिट्टू, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, आपका वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप पर आरोप लग रहा है आपने दंगा भड़काया, क्या कहेंगे इस पर आप? ये हमने नहीं भड़काई, वहां के लोग 15-20 दिन से पहले से तैयारी कर रहे थे। वो नाराए तकदीर, इंशाअल्लाह अब की बार सभी भाई इकट्ठे हो जाओ मेवात में, अब के कुछ इनको करके दिखाना है, इन काफिरों को मारना है। ये सारी बातें, सारे संसाधन जुटाने, ये सारी बातें 15-20 दिन से चल रही थी। और मेरे को धमकियां फेसबुक पे आना, अब की बार आके दिखाना, अब के तुम्हें ऐसे कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे, तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करना इन्होंने पहले से चालू कर दिया था। और रैली से जो हमारी शोभा यात्रा थी, उससे कुछ दिन पहले इन्होंने मेव आर्मी बनाई। वो मेव आर्मी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? जी बिट्टू हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस आएंगे। लेकिन बिट्टू कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं भड़काया। तो बिट्टू हमारे साथ बने हुए, बिट्टू को उनके भड़काने वाला वीडियो हम सुनाने जा रहे हैं, उसके बाद उनसे अगला सवाल पूछेंगे। जरा बिट्टू का हिंसा से पहले का वीडियो सुनिए। और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही, फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं। ये सारे मुलाकात करने के लिए। और 150 गाड़ियां फुल सिस्टम। तो आप सुन रहे थे बिट्टू बजरंगी के इस वीडियो को। बिट्टू, आपका ये वीडियो मैंने दिखाया जो हिंसा के पहले का बताया जा रहा है, ये पूरा वीडियो मैंने नहीं दिखाया। इसमें बहुत सी भड़काऊ बातें हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि आपने कहा ससुराल आ रहे हैं, माला तैयार रखना। ये भड़काने और उकसाने वाला वीडियो था। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ और पूजा करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। ये यात्रा कोई पहली यात्रा नहीं थी, हम पहले भी शामिल हुए हैं, लेकिन 15 दिन पहले से ही एहसान मेवाती है, जाबिर घाटमी का है, मोहम्मद खान है, आफ्ताब अहमद है कांग्रेस का, इन सभी ने पहले ही प्लानिंग करनी थी कि अब की बार इनको जाने नहीं देना, इनको आने दो पहले एक बार, क्योंकि इन्होंने हमें पूरे जाने दिया, पहले नहीं करा। जब अंदर हम मंदिर में फंस गए तब इन्होंने हम पे हमवार किया, हमारी बहन बेटियों को, हमारे
जवान सिपाहियों को मारा, आगजनी करी, ये सारी घटनाएं आधे घंटे में नहीं हो जाती। लोग ये कह रहे हैं कि भाई बिट्टू ने, बजरंगी ने वीडियो वायरल करी और ये सब हुआ। क्या आधे घंटे में सारे संसाधन जुटाना, पूरे मेवात राजस्थान से डंपरों को वहां पे इकट्ठा करना, रास्ते बाधित करने, सिलेंडर, पेट्रोल, बम, आधुनिक हथियार पहाड़ों से फायरिंग करना, ये सारी चीजें एकदम आधे घंटे में नहीं हो जाती। और मेरी वीडियो, जहां मेरा घर है वहां से पेट्रोल जो टोल है वो 4 किलोमीटर आगे है। मैं जैसे अपने बाजार से निकला, मेरी पहले ही रेकी कर दी गई थी। पहले ही उन्होंने अपने ग्रुप में बोल दिया था कि बिट्टू बजरंगी काले रंग की स्कॉर्पियो में और ये नंबर है ये। जी बिट्टू, आप आरोपों से इनकार कर रहे हैं। बिट्टू का कहना है कि मैंने कोई हिंसा नहीं भड़काई, लेकिन जितने लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाले हैं, पुलिस अब उन पर एक्शन लेने जा रही है। पुलिस एक्शन लेने की तैयारी में है। सोशल मीडिया पर वीडियो डालने वालों के खिलाफ ये एक्शन होने जा रहे हैं। देखिए जरा, जितने वीडियो डाले गए, हरियाणा हिंसा में सोशल मीडिया पोस्ट की स्कैनिंग चल रही है। फिलहाल 21 से 31 जुलाई तक के पोस्ट की स्कैनिंग हो रही है। भड़काऊ पोस्ट होने पर कार्रवाई की तैयारी है। 3 सदस्यों की टीम मामले की जांच कर रही है। 2300 वीडियो पर जांच टीम की नजर है। भड़काऊ पोस्ट पर 7 FIR दर्ज हो चुकी है और शाहिद ने हिंसा को लेकर 5 पोस्ट किए। सभी पोस्ट 31 जुलाई को किए गए थे। आदिल पर भी विवादित पोस्ट शेयर करने का आरोप है। शायर गुरु घंटाल नाम से भी 2 भड़काऊ पोस्ट हुए। आईपीसी की कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 153A यानी माहौल बिगाड़ना, इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान और जुर्माना है। आईपीसी की धारा 295 यानी धार्मिक विश्वासों को चोट पहुंचाना, 2 साल तक का कारावास और जुर्माना है इसके तहत। सुनिए जरा इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं वरुण सिंगला मेवात के एसपी थे, आज ही इनका ट्रांसफर हुआ है। सुनिए जरा। जो भी व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया का जिस भी तरह का इस्तेमाल किया गया है, जैसे भी मोबिलाइजेशन हुआ है, इस पूरे हर पहलू की जांच हर अपराधी के साथ की जा रही है और निश्चित तौर पे हम पूरी इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो जल्द ही शेयर करेंगे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सवाल यह है कि ये भड़काने की प्लानिंग क्या पाकिस्तान में बनी, क्या पाकिस्तान से भी वीडियो आए? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेवात का कनेक्शन क्या पाकिस्तान के साथ है, बार बार सवालों में आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान से भी एक मेवाती वीडियो बनाकर डाल रहा है, सिर्फ एक नहीं, ऐसे बहुत से। तो पहले आपको समझना होगा ये मेवाती है कौन। हरियाणा के नू का नाम जो है ये पहले मेवात था। 2016 तक यह इलाका मेवात के नाम से ही जाना जाता था। नू जिले में 80% आबादी मुसलमानों की है, ज्यादातर मेव मुसलमान है इसमें। और मेवात एक सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र है। हरियाणा के साथ यह भरतपुर और मथुरा तक फैला हुआ है। नू देश के पिछड़े जिलों में से एक है। 100 साल पहले यह धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरे हैं। मेवाती देश के दूसरे मुस्लिम समुदाय से अलग है। हिंदू धर्म से जुड़ी हर मान्यता को ये मानते हैं। कुछ लोग इन्हें ईरान से जुड़ा भी बताते हैं, कुछ लोग मीणा जनजाति का बताते हैं इन्हें, और जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया। मेवाती महिलाएं बुर्का नहीं घूंघट रखती हैं और ये हिंदुओं की तरह एक गोत्र में शादी नहीं करते। कई बार बच्चों के हिंदू नाम रखे जाते हैं। और आजादी के वक्त कुछ मेवाती पाकिस्तान चले गए। आपको बताऊं, पाकिस्तानी यूट्यूबर एहसान मेवाती भी इसी समाज से आता है। एहसान मेवाती कभी भारत नहीं आया। मेवाती ने बताया कि उसके पूर्वज अलवर से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में लगभग 1.5 करोड़ संख्या बताई जाती है मेवातियों की। यूट्यूबर पर वीडियो डालने के अलावा ये खेती भी करते हैं। और एहसान मेवाती का भाई पाकिस्तान पुलिस में है जिसने वीडियो डाला था। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर ये जो पूरी हिंसा हुई सिर्फ भड़काने तक सीमित नहीं है। भड़काने के बाद प्लानिंग शामिल है। और उस प्लानिंग के तहत क्या किया गया, पहली तस्वीर देखिए। ये जो पत्थर चल रहे हैं, ये 1-2 दिन में पत्थर इकट्ठे नहीं किए गए। इस पूरी प्लानिंग को मैं बेनकाब करूंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो पहाड़ी से गोली चल रही थी, ये जो कल मैंने तस्वीर आपको दिखाई, पहाड़ी से गोली चल रही थी, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये बंदूकें कहां से आई, ये भी पुरानी प्लानिंग का हिस्सा। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो कारें फूंक दी गई,
पेट्रोल बॉम्ब मारे गए, ये सब कहां से आया? दरअसल पूरी तैयारी की गई थी, कितना पत्थर इकट्ठा करना है, कैसे पत्थर इकट्ठा करना है, बंदूक कब और कैसे आनी है, कैसे टीमें बनानी है, कैसे पेट्रोल बम तैयार करने हैं, ये पूरी तरह से तैयार किया गया। तो देख रहे हैं, ये आप देखिए, सारे पत्थर इकट्ठा किए गए पहले, पेट्रोल बम तैयार किए गए पहले से, और बंदूकों का जखीरा आप देख रहे हैं। ये सारी तैयारी पहले से कर रखी गई। नू में हिंसा अचानक नहीं हो गई, इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी और हिंसा को लेकर पूरी तैयारी पहले से हो चुकी थी। नू के साथ ही आसपास के दंगाई भी शामिल थे। पथराव और आगजनी का सामान पहले से तैयार था। करीब 200 मोटरसाइकिल पहले से तैयार थी, और दिलचस्प ये कि मोटरसाइकिल के नंबर गायब थे या ढके हुए थे। पत्थर अरावली की पहाड़ियों से इकट्ठा किए गए। इन पत्थरों को घरों की छतों पर रखा गया। मंदिर पर हमले के लिए 500 लोग पहाड़ी पर मौजूद थे। करीब 4000 कांच की बोतलें तैयार की गई, जिन्हें आसपास के कबाड़ियों से लिया गया। कैसे और किस लोकेशन से हमला होगा यह भी तय था, क्योंकि मेवात में नू के इलाके में बहुत से कबाड़ी और ये लोग कबाड़ का काम करते हैं। इसको लेकर पहले कई मीटिंग भी की गई। व्हाट्सएप ग्रुप से दंगाई एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेवात में दिल्ली जैसे दंगे की साजिश थी। पुलिस की एफआईआर में इस बात का खुलासा हुआ है। गुरुग्राम और दूसरी जगहों से लोगों को बुलाया गया, सोशल मीडिया को टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। यह सारी तैयारी का हिस्सा था। अब जरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जिस पहाड़ी से हमला किया गया, क्योंकि अगर आप देखिए, जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनके घरों पर बुलडोजर चला, उनमें कोई बड़ा आरोपी पकड़ा नहीं गया। अब तक कोई ऐसा आरोपी नहीं पकड़ा गया जिसके हाथ में बंदूक हो। वो असलहे कहां चले गए जो पहाड़ियों से जिसके जरिए गोलियां चल रही थी? सोचिए, अब तक पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। उस पहाड़ी की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस पहाड़ी से, ये पहाड़ी से मंदिर दिख रहा है, ये पहाड़ी के ऊपर से तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं मंदिर की। इस मंदिर पर गोलियां चल रही थी, यहां जो लोग थे उन पर हमले हो रहे थे, लेकिन पहाड़ी वाले सब कहां चले गए? ये सब भाग गए। मैं आपको बताऊं, पहाड़ी पे जितने लोग मौजूद थे उनमें से किसी को भी नहीं पकड़ पाई पुलिस, ना असलहे बरामद कर पाई है। जो मैंने आपको बताया, तो ये लोग कहां भाग गए? देखिए, ये आ गया इलाका जो हरियाणा से लगा हुआ भी है। बताया जा रहा है अलवर भाग सकते हैं, जयपुर और उदयपुर, ये 3 इलाके हैं जहां ये भागकर छिप सकते हैं। दूसरा मेरठ, अलीगढ़ और आगरा, ये 6 इलाके हैं जहां ये हमलावर जो छुपकर फायरिंग कर रहे थे ये भाग सकते हैं। हमारी सहयोगी शिखा इस पहाड़ी पर गई और बता रही है, जिस पहाड़ी से ये गोली चला रहे थे हरियाणा में, मेवात में, नू में मंदिर पर, इस पहाड़ी के ठीक पीछे है राजस्थान। यानी अगर यहां से गोली चलाई और पहाड़ी पार की तो राजस्थान में एंटर हो गए। हरियाणा की पुलिस बॉर्डर क्रॉस कर राजस्थान ऐसे जाकर गिरफ्तार नहीं कर सकती। देखिए जरा शिखा की रिपोर्ट। क्योंकि गांव से भी देखिए कई लोगों को दबोचा जा रहा है, इसलिए जिन पर शक है उनको हिरासत में लिया जा रहा है। 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस डिपार्टमेंट है वो पूरा मुस्तैद है, लेकिन आपको पता है कि इस तरीके से यहां से ये भी कहा जाता है, अगर बताएं तो कई लोग ऐसे हैं जो यहां से दिन में यहां आते हैं, जो सुना है यहां से दिन में आते हैं और फिर उसके बाद रात में नीचे चले जाते हैं। और इसी के अगर बैक साइड में बात करें, इसी पहाड़ी के उधर की साइड में जो बताते हैं कि राजस्थान से लगती हुई सीमा है, यानी कि 2 से 3 किलोमीटर अगर आगे जाएंगे तो वहां राजस्थान लगता है। तो ये भी एक संभव हो सकता है कि वहां भी चले जाते हों। तो आप समझिए, छुपने के लिए कई तरीके के टैक्टिक्स जो है वो अपनाए जाते हैं इनकी तरफ से। अब सोचिए जरा, ये बता रही है शिखा अपनी रिपोर्ट में कि किस तरह से ये भागकर दूसरे राज्य घुस गए। लेकिन एक्शन न सिर्फ बुलडोजर का हो रहा है, बल्कि एक्शन एसपी पर भी हुआ है। ये एसपी थे नू के, इनकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा देना, लेकिन ये ड्यूटी पर नहीं थे, छुट्टी पर थे। सोचिए, शोभा यात्रा निकल रही है, एसपी साहब नदारद है, तो सवाल यह है फिर जिले की जिम्मेदारी किसकी है? एसपी की जिम्मेदारी होती है, एसपी नहीं है। हरियाणा हिंसा के बाद एक्शन में सरकार, और नू एसपी वरुण सिंघला पर गाज गिरी। वरुण सिंघला का ट्रांसफर कर दिया गया।
नू हिंसा के दिन सिंगला साहब छुट्टी पर थे। सिंगला को भिवानी जिले का चार्ज अब दे दिया गया है। एसपी नरेंद्र बिजारड़िया को नू का जिम्मा दिया गया है। बिजारड़िया पहले भिवानी के एसपी हुआ करते थे, एडीजी के ओएसडी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, बहुत से सियासतदान बुलडोजर, दंगाइयों पर बुलडोजर चलने पर भी सवाल उठा रहे हैं। सोचिए 7 लोग मरे, ऐसे गोलियां चल रही थी, लग नहीं रहा था कि आप किसी उस राज्य में है, उस शहर में है जहां पुलिस भी है, कानून भी है और कानून का खौफ और सरकार का इकबाल भी है। सुनिए सियासतदानों। असली दंगाइयों के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। पार्टीशन एटीट्यूड है हरियाणा गवर्नमेंट का, हम इसकी निंदा करते हैं। दंगा करने वालों के ऊपर भय तो पैदा होना चाहिए और ये ठीक कहा मुख्यमंत्री जी ने, जो नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई दंगा करने वालों से ही वसूलना चाहिए। दंगाइयों की कोई जाति नहीं होती है, दंगाइयों को कोई धर्म नहीं होता है। दंगाई दंगाई हैं। दंगाई इस देश की जो सामाजिक समरसता है, ममता का भाव है, इसको तार तार करने पे जुटे हुए हैं और ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसको बेनकाब सरकार को जरूर करना चाहिए। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि बुलडोजर जिस देश में न्याय का प्रतीक बन जाए ना, उस देश का भगवान मालिक है। सियासतदानों को भी आपने सुन लिया। पहले ये हिंसा पर सवाल उठाते हैं कि हिंसा हो रही है, आपसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है। उसके बाद उस पर काबू करने के लिए, उनका हिसाब करने के लिए दंगाइयों का जब बुलडोजर पहुंचते हैं तो बुलडोजर पर सवाल उठाते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, राहुल गांधी को फौरी राहत तो मिली है लेकिन हिदायत बहुत बड़ी मिली है। राहुल गांधी के लिए एक राहत भरी खबर आई। आज की तस्वीरें राहुल गांधी की आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही राहत मिली, सजा पर रोक हुई, राहुल गांधी निकले प्रियंका वाड्रा के साथ। अगली तस्वीर दिखाइए। उसके बाद सवाल यह है कि राहुल गांधी अपने दफ्तर पहुंचे, कांग्रेस दफ्तर, वहां बैठक की। क्या राहुल गांधी संसद में भी लौटेंगे, सवाल ये। अगली तस्वीर दिखाइए। कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल था। कांग्रेसी को देख रहे हैं आप, ये देखिए डांस, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। राहुल की सजा पर रोक के बाद कांग्रेस में जश्न हो रहा था। अगली तस्वीर प्ले कीजिए। अधीर रंजन चौधरी, ये देखिए विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। राहुल जी की विक्ट्री। फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। उनकी जो हरकतें होती हैं संसद में, वो हम लोग जरूर मिस करते हैं। मनोरंजन अच्छा करते हैं और रहेंगे तो बढ़िया। राहुल गांधी जी हाउस में आ रहे हैं, देखते हैं आगे वो क्या करते हैं। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। राहुल को राहत मिलने के बाद से कांग्रेसी जितने खुश हैं, सत्ता पक्ष के सांसद भी उतनी ही गर्मजोशी से सदन में उनका इंतजार कर रहे हैं। एनडीए के सांसद तो खुलकर कह रहे हैं कि राहुल संसद आएंगे, सबका मन बहलाएंगे। उनकी जो हरकतें होती हैं संसद में, वो हम लोग जरूर मिस करते हैं। आपने चौकीदार पे सवाल उठा करके भी कोर्ट में क्षमा मांगी थी, आज फिर क्षमा मांगनी पड़ी, लेकिन बेइज्जती करा के क्षमा मांगे। अभी राहुल गांधी जी हाउस में आ रहे हैं, देखते हैं आगे वो क्या करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिलते ही राहुल के सांसदी बहाल होने का रास्ता साफ हो गया। यानी राहुल अविश्वास प्रस्ताव में सदन में आ सकते हैं और विपक्ष की ताकत और बढ़ा सकते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। मॉनसून सत्र में अब तक दोनों सदनों में काम कम, हंगामा ज्यादा देखने को मिला। अब देखना है कि राहुल के साथ विपक्षी सांसद कार्यवाही में भाग लेते हैं या हंगामा और बढ़ाएंगे। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, राहुल गांधी पर क्या दलीलें दी गई और राहुल गांधी को राहत मिली कैसे, और राहत हिदायत के साथ मिली है, ये नहीं भूलना है। देखिए जरा कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में हुआ ये, अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की तरफ से दलीलें पेश कर रहे थे और पूर्णेश मोदी की तरफ से, जो याचिकाकर्ता थे, उनकी तरफ से महेश जेठमलानी थे।
मानहानि केस में राहुल की 2 साल की सजा पर फिलहाल रोक लग गई। सुप्रीम कोर्ट में आज 3 घंटे तक मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई, PS नरसिम्हा, जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की। राहुल गांधी की ओर से, जैसा मैंने बताया, अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और पूर्णेश मोदी की ओर से महेश जेठमलानी ने दलीलें रखी। अब हुआ क्या? अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा, मानहानि केस में राहुल गांधी को 8 साल के लिए चुप करा दिया गया है। यह गंभीर अपराध नहीं है, जमानत दिए जाने वाला केस है। केरल की सीट के लिए अधिसूचना जारी नहीं हुई है। उन्हें लगता है जीत के चांस काफी कम है। इस पर जज साहब ने कहा, मामले को राजनीतिक मत बनाइए, इन चीजों को राज्यसभा के लिए बचाकर रखिए। हम जानना चाहते हैं कि राहुल को अधिकतम सजा क्यों दी गई है। यानी 2 साल की सजा दी गई, तो जज ने पूछा अधिकतम क्यों दी गई है? 1 साल 11 महीने की सजा अगर दी होती तो अयोग्य नहीं होते। इस पर महेश जेठमलानी साहब ने कहा, राहुल गांधी का रवैया नहीं बदला है, चेतावनी के बाद भी वो बार बार अपमान करते हैं। जज ने कहा, यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वोटर के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। अधिकतम सजा के चलते एक सीट बिना प्रतिनिधि के रह जाएगी। फिर ट्रायल जज ने अधिकतम सजा क्यों दी? महेश जेठमलानी ने कहा, किसी व्यक्ति को चुनना निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी को कोई पछतावा नहीं दिखता। जज ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान ठीक नहीं था। सार्वजनिक जीवन में भाषण देते समय सतर्क रहना चाहिए। राहुल गांधी को भी अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अपील लंबित रहने तक दोष सिद्धि पर रोक लगाते हैं। राहुल की 2 साल की सजा पर भी अभी रोक रहेगी। यह हुआ कोर्ट के अंदर, सजा पर रोक हो गई तो राहुल गांधी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी और जश्न का माहौल था। राहुल की सदस्यता वापस आएगी, बंगला मिलेगा, चुनाव लड़ पाएंगे, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए जरा, राहुल का जो पक्ष रख रहे थे वकील अभिषेक मनु सिंघवी, वो क्या कह रहे हैं, और इस मामले में याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी साहब को सुनिए। बार बार निचले कोर्ट्स में भी ये प्रयत्न किया गया, सीधे या परोक्ष रूप से, कि श्री राहुल गांधी माफी मांगे। श्री राहुल गांधी ने बार बार कहा है कि वो सिद्धांत पे लड़े हैं, तो आपको किसी रूप से ये कन्विक्शन स्टैंड नहीं होना चाहिए। हमारी दलील मानी गई, पूरी तरह से बहस दूसरी तरफ से भी हुई थी, इसलिए ये बहुत ही संतुलित ऑर्डर है। जैसा मैंने कहा, ये विजय है लोकतंत्र गणतंत्र की, लोगों की, सिद्धांतों की, संविधान की और कानून की। आगे की प्रक्रिया ओबीसी समाज के सम्मान के लिए सूरत में सेशंस कोर्ट में हमारा जो जंग है वो जारी रहेगा। जनसभा में ओबीसी समाज का अपमान करे तो समाज चुप नहीं बैठेगा, ये विषय है। तो याचिकाकर्ता को भी आपने सुना। अब आपको बताता हूं कि राहुल गांधी को क्या क्या वापस मिलेगा। सांसदी वापस आएगी, घर मिलेगा, बंगला मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले सांसदी पर बात। 2024 में वायनाड से चुनाव जीते हैं। 2 साल की सजा पर सांसदी गई थी उनकी। 133 दिन से अब सांसद नहीं थे। संसद की कार्रवाई में फिर जा सकेंगे, संसद में वोटिंग में भी भाग ले सकेंगे, यानी सांसदी बहाल हो सकती है। बंगला, सांसदी बहाल हो गई, उसके बाद बंगला भी मिलेगा। बतौर सांसद दिल्ली में सरकारी घर मिलेगा। 19 साल तक दिल्ली के 12 तुगलक लेन में रहे हैं और ये टाइप 7 यानी 4 बेडरूम वाला बड़ा बंगला होता है। ये मंत्री या फिर 5 बार से ज्यादा के जो सांसद हैं उन्हें मिलता है। राहुल गांधी 4 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। जरूरी नहीं है कि राहुल को फिर यही बंगला मिल सके। 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, चुनाव लड़ने पर लगी रोक हट गई है और सियासी भविष्य पर मंडराया खतरा भी हट गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी लड़ पाएंगे। मजबूत विपक्ष की दावेदारी है। राहुल के सियासी करियर को भी संजीवनी मिली है। सांसदी बहाल होने को संघर्ष के तौर पर भी देखा जा सकता है। विपक्ष के चेहरे के तौर पर राहुल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। विपक्ष उन्हें लेगा सीरियसली या नहीं, यह विपक्ष के ऊपर है। 26 विपक्षी दलों की कमान मिल सकती है राहुल गांधी को। सरकार के खिलाफ आक्रामक भी अब हो सकते हैं। अब सुनिए जरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा इस मामले में क्या कह रहे हैं और बीजेपी नेता सुशील सिंह। पूरा उम्मीद थी न्याय की और न्याय मिला। आगे आगे देखिए, बाजीगर राहुल गांधी ही होंगे। आगे आगे देखते जाइए, जीत सत्य की ही होगी। आपको दिख रही है, हम सब में पूरी ऊर्जा आ गई है। कभी जांच एजेंसियों पे, कभी संविधान पे और कभी सरकार पे।
और इनका ये आरोप है कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें कोर्ट भी आता है, जांच एजेंसियां आती हैं, सब कुछ सरकार के नियंत्रण पे चल रहा है। अब इनको आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना पड़ेगा कि उसी कोर्ट ने इनको राहत दी। हालांकि इनका अड़ियल रवैया अभी तक बरकरार है, लेकिन खैर कोर्ट के फैसले पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। आइए अब आपको बताऊं, अब इस पे कांग्रेस बनाम बीजेपी हो रहा है। कांग्रेस जश्न मना रही है तो बीजेपी आईना दिखा रही है। देखिए कांग्रेस क्या कह रही है। कांग्रेस का कहना है आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। तो अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। कहने का मतलब था एक बार बच गए, अभी और बहुत से केसेस हैं। कांग्रेस ने कहा सूर्य चंद्रमा और सच को आप ज्यादा देर छिपा नहीं सकते। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी अपने बयान पर माफी कब मांगेंगे। कांग्रेस कह रही 24 घंटे में सांसदी छीन ली, देखते हैं बहाली कब होती है। बीजेपी कह रही कोर्ट के आदेश के बाद स्पीकर इस पर फैसला करेंगे। अब कांग्रेस कह रही संविधान जिंदा है, ये लोकतंत्र की जीत है। बीजेपी कह रही राहुल विदेशों में इसी लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं जिसकी जीत की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही सुप्रीम कोर्ट को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद। बीजेपी ने कहा कई कांग्रेसी नेता न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं। सुनिए जरा राहुल की सजा पर रोक के बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। एक बार फिर राहुल जी संसद में होंगे और फिर वो सवाल पूछेंगे तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। जब बात किसी समाज की हो, किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, किसी संप्रदाय की हो, तो माफी मांग ही लेना चाहिए। गलती करते हैं उसके बाद फिर जाके प्रधानमंत्री जी को गले लगा लेते हैं तो माफी भी मांग लेंगे। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुकदमा बना, उन्हें अनसीट किया गया। पूरे देश की जनता उनके साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को जो उन्होंने जिंदा रखा है उसके लिए खड़ी हुई और आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को साबित कर दिया है। ये जो सांसद पद खोने वाला बात है, ये कैसे आया? मैं कहूंगा इसका सृष्टि भी राहुल गांधी ने खुद किया था। पूरा जो है मीडिया का सामने उन्होंने ही अपना जो है कैबिनेट के डिसीजन को फाड़ा था और राहुल गांधी जी ने ये किया था और इतिहास ने उसको माफ नहीं किया और इतिहास का जो घड़ी है उसका कांटा है घूमता है, इसका प्रमाण मिला। अब आपको बताता हूं, सब कुछ राहुल गांधी के लिए इतना आसान नहीं है। अभी डगर पनघट की बहुत कठिन है। देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फौरी राहत दी है, वक्ती राहत जिसे आप कहते हैं। अभी मामला लंबित है, यानी फाइनल फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा क्या राहुल मानहानि मामले में दोषी हैं। अगर दोषी पाए गए तो सुप्रीम कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। या तो 2 साल की पूरी सजा मिलेगी या 2 साल से कम हो सकते हैं। 2 साल की सजा होने पर संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी फिर 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल से कम सजा होने पर जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन सदस्यता बहाल रहेगी और चुनाव लड़ सकेंगे। फिलहाल अगर निर्दोष पाए गए तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 2 साल की सजा पर रोक लगते ही सांसदी बहाल होती है, लेकिन लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना जरूरी है। कई बार इसमें महीनों की भी देरी हो जाती है और जब तक यह अधिसूचना नहीं मिलती है सत्र में भाग नहीं ले सकते राहुल। इसलिए अधीर रंजन चौधरी स्पीकर ओम बिरला से मिले और स्पीकर से राहुल की सांसदी बहाल करने की मांग की है। ओम बिरला ने कहा है आदेश की कॉपी उन्हें अभी नहीं मिली है। लोकसभा सचिवालय सांसदी बहाल करने में देरी करता है तो राहुल गांधी फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये होगा। अब सुनिए जरा, अधीर रंजन चौधरी ही ओम बिरला से मिले थे, वो क्या कह रहे हैं और मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बेबुनियाद तथ्यों पर साजिश किए गए थे वो आज विफल हो गए और इसी दरमियान हम स्पीकर साहब से मिले, सदन के अंदर ये बात उठाई कि हमारे नेता राहुल जी को फिर दोबारा सदन में आने की इजाजत दिया जाए। राहुल गांधी जी की सदस्यता पर पुनर्वार उनको सौंपा जाए, क्योंकि वो सदन में आए और अपने बात रखे। हम आपकी फांसी की सजा थोड़ी मांग रहे हैं, लेकिन वो तो बात सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने क्षमा मांगा ही। सुप्रीम कोर्ट में क्षमा मांगे तभी तो उनको क्षमा किया गया। उनकी जो हरकतें होती हैं संसद में
वो हम लोग जरूर मिस करते हैं कि राहुल गांधी जी, इस देश में लोकतंत्र है। और दूसरी बात, आप बार बार बोलते हैं हम क्षमा नहीं मांगेंगे। आपने चौकीदार पे सवाल उठा करके भी कोर्ट में क्षमा मांगी थी, आज फिर क्षमा मांगनी पड़ी, लेकिन बेइज्जती करा के क्षमा मांगे। जो बात मैंने आपको शुरू में कही, जो बात खुद अमित मालवीय कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए अभी राह आसान नहीं है, ये इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर अभी एक मामले में उन्हें सजा हुई, अभी बहुत से मामले बचे हैं जिसमें फैसला आना है, जिसमें सुनवाई ट्रायल शुरू होना है। देखिए कौन कौन से मामले, 4 बड़े मामले मैं आपको बताने जा रहा हूं। 4 मामले जो बड़े हैं, जिनमें कटघरे में राहुल है। 2014 में संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया राहुल ने। इसमें आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज हुआ। महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में उन पर केस चल रहा है। अगला देखिए, 2018 में राहुल के बयान मोदी चोर है पर एक और केस दर्ज है। ये झारखंड में है, झारखंड की राजधानी रांची में एफआईआर दर्ज है। जो अभी फैसला आया है गुजरात का मामला है। राहुल के खिलाफ 20 करोड़ की मानहानि का केस है। तीसरा केस देखिए, 2018 में राहुल ने राफेल सौदे पर बीजेपी का मजाक उड़ाया था और ट्वीट में लिखा था, द सैड ट्रुथ अबाउट इंडिया कमांडर इन थीफ। राहुल के खिलाफ गुड़गांव की कोर्ट में मानहानि का केस है। इसमें 2022 में राहुल गांधी ने सावरकर पर विवादित बयान दिया। सावरकर ने अंग्रेजों के सामने माफीनामे पर हस्ताक्षर किया था। सावरकर के पोते ने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में राहुल के खिलाफ यह केस भी दर्ज करवाया। ये तो सिर्फ 4 हैं, ऐसे लगभग 8 से 9 केसेस राहुल गांधी के ऊपर दर्ज हैं, जिसमें अभी कोर्ट ने फैसला करना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो राहुल की मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। आज की एक और बड़ी खबर है जो ज्ञानव्यापी से जुड़ी है। ज्ञानव्यापी में पहले निचली अदालत से फैसला आया, एएसआई सर्वे हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट से फैसला आया, एएसआई सर्वे हो। अब सुप्रीम कोर्ट से भी मोहर लग गई है कि एएसआई का सर्वे हो और सर्वे जारी रहेगा। ज्ञानव्यापी में यह फैसला आने के बाद एएसआई सर्वे जारी रहेगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दलीलें दी है मैं आपको बताऊंगा, क्या कहते हुए सर्वे जारी रखा जाएगा। और वो मशीन भी दिखाऊंगा मैं, जीपीआर आपको, जो जमीन के 20 मीटर नीचे का हाल बता देगी। कोई खुदाई नहीं होगी। अगली तस्वीर दिखाइए। और सुप्रीम कोर्ट से एएसआई पर फैसला आने के बाद याचिकाकर्ताओं का क्या कहना था, जरा पहले वो सुनिए। पूरा बैरिकेटिंग का हुआ है, ऊपर हुआ है, सील एरिया छोड़ के सारे जगह सर्वे हुआ है। 4 हफ्ते पूरे फिजिकली, हाँ 4 हफ्ते सर्वे होगा पूरे। बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकार, नंदी को दर्शन दे दाया घरदानी, हाय हाय घरदानी। हम लोग के पक्ष में फैसला है। बहुत बहुत सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई कि हम लोगों की जीत हुई है। और एक विशेष सूचना, विदेश विनम्र उन लोगों से अनुरोध, दूसरे पक्ष से अनुरोध है कि वो नाराज ना हो, क्योंकि हम लोग का हक है, इसलिए हम लोग को हक। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ऐसा दिन हमारे पास बहुत वर्षों के बाद आया है कि हम इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने उत्साहित है कि हमें लग रहा है कि हमारा पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश हमारे साथ नाच रहा है। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सावन में ये सब अवसर मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सर्वे चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। इतना बड़ा फैसला, ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए और सभी पूरे 125 करोड़ देशवासियों को, सनातनी धर्म के सभी। अब उन लोगों को के लिए खबर जो जानना चाहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ज्ञानव्यापी के मसले पर। मस्जिद पक्ष की तरफ से क्या दलील दी गई, मंदिर पक्ष की तरफ से क्या दलीलें दी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। 3 जजों की बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका मामले की वैधानिकता पर, मतलब यह मामला कोर्ट में सुनने योग्य है या नहीं। दूसरी याचिका हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि सर्वे से पूरे मामले पर असर पड़ेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट एएसआई के सर्वे पर रोक लगाए। अब देखिए, सीजीआई इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में हम दखल क्यों दें, सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा। जो एएसआई सर्वे पर मोहर लगाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उस फैसले पर हम दखल क्यों दें।
एएसआई के भरोसे के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। इस पर मुस्लिम पक्ष का कहना था इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने कहा था श्रृंगार गौरी मामले में याचिका सुनवाई योग्य है। सीजेआई ने पूछा अयोध्या मामले में भी एएसआई का सर्वे हुआ था और सुनवाई करेंगे तो फिर सभी पहलुओं को सुनेंगे, लेकिन हम सर्वे के आदेश पर आखिर दखल क्यों दें? मुस्लिम पक्ष ने कहा 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला प्रभावित होगा इससे। सीजेआई ने कहा अगर सुनवाई होगी तो फिर हर पहलू पर बात होगी। आज की तारीख में केवल सर्वे की बात हो रही है, उससे ज्यादा तो बात हो नहीं रही। सर्वे होने दें, हम सेफगार्ड भी देंगे ताकि इमारत को कोई नुकसान ना हो। 2 अदालतों ने आपके खिलाफ फैसला दिया है। अब सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे, उन्होंने कहा इमारत को बिना नुकसान पहुंचाए एएसआई सर्वे करेगा। इस सर्वे को जीपीआर सर्वे एक्सपर्ट करेंगे, वीडियोग्राफी भी होगी। एएसआई की टीम किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं करेगी। बिना कोर्ट आदेश के खुदाई का कोई सवाल ही नहीं है। जो सर्वे का मामला है, यह सर्वे सिर्फ एक रिपोर्ट की तरह होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर्वे का काम होने दें, रिपोर्ट को सील बंद रखा जाए जब तक यह तय ना हो जाए यह मामला सुनवाई योग्य है। सर्वे से कोई ऐसी हानि हो जिसे ठीक ना किया जा सके तो कोर्ट को बताया जाए फौरन। मुस्लिम पक्ष ने कहा ज्ञानव्यापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान दुर्भाग्यपूर्ण था। जब मामला लंबित है तब ऐसा बयान दिया गया। इस पर हिंदू पक्ष के वकील ने कहा सर्वे किसी के अधिकार का हनन नहीं करेगा, वैज्ञानिक परीक्षण एक तार्किक नतीजे पर पहुंचाएगा। सीजेआई ने कहा मामले की वैधानिकता की इस याचिका पर अगले हफ्ते हम सुनवाई करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने कहा हमने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी अभी सुनवाई नहीं करेंगे। श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग वाली याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने कहा एएसआई के सर्वे पर रोक लगाई जाए। जब तक याचिका की वैधानिकता तय नहीं होती तब तक रोक लगाई जाए। ऐसे में हमारी संपत्ति को टुकड़े टुकड़े करके अलग किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने सभी पक्षों को सुन लिया है। हाई कोर्ट ने एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर जनरल का बयान भी दर्ज किया है। एएसआई ने अदालत को भरोसा दिया है कि इमारत को नुकसान नहीं होगा। हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। प्रोटेक्टेड एरिया को छोड़कर एएसआई के सर्वे पर रोक नहीं है। ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। इमारत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। एएसआई की रिपोर्ट जिला कोर्ट में पहले के आदेश के मुताबिक दायर होगी। इसके साथ ही एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी। 2 अदालतों के बाद सुनिए जरा विष्णु शंकर जैन क्या कह रहे हैं, जो इस मामले में वकील भी हैं, और उनके पिता हरिशंकर जैन। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज सर्वे पे कोई रोक नहीं लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सर्वे है वो बराबर चलता रहेगा। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने ऑर्डर पास किया और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को मॉडिफाई किया, वही बात सुप्रीम कोर्ट ने आज उन दोनों ऑर्डर्स को अपहोल्ड किया है और कहा ये सर्वे चालू रहेगा। अब आगे सर्वे चालू है और सर्वे चालू रहेगा। रिपोर्ट कहाँ जमा होगी फिर? रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमा होगी। सारे सनातनी समाज की बहुत बड़ी जीत है और ये जीत सत्य की जीत है। जो सत्य लोग दबाना चाह रहे थे वो उजागर होने जा रहा है। सर्वे होगा तो सर्वे में बहुत चीजें सामने आएंगी। जो पुरानी मंदिर के अवशेष हैं, जो भग्नावशेष हैं, जो वहाँ डमरू त्रिशूल और तो ये सारी चीजों पर सर्वे होगा। अब जरा तस्वीर दिखाऊं। एएसआई टीम ने जो एंट्री की है, एएसआई टीम सुबह सुबह पहुंच गई थी सर्वे के लिए। कल भी लगभग 9 बजे एएसआई टीम पहुंच जाएगी सर्वे करने। एएसआई टीम क्या कर रही है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है वेस्टर्न वॉल। ये वेस्टर्न वॉल है जिसका सर्वे कर रही है। सुबह 8 बजे एएसआई की टीम ज्ञानव्यापी में सर्वे करने पहुंच गई। एएसआई के सर्वे के लिए एएसआई की टीम में 61 सदस्य मौजूद है। 61 यानी पिछली बार की तुलना में 40 ज्यादा है। और टीम में 3 राज्यों के एक्सपर्ट्स को भी शामिल कर लिया गया है। ज्ञानव्यापी परिसर को टीम ने 4 हिस्सों में बांट दिया है, 4 ब्लॉक्स में। पूरे परिसर में चारों तरफ कैमरे लगा दिए गए हैं। कैमरों के जरिए वीडियोग्राफी की जा रही है। ज्ञानव्यापी की पश्चिम दीवार पर सबसे ज्यादा फोकस है, इस वॉल पर। एएसआई टीम इस दीवार की बारीकी से स्कैनिंग कर रही है। दीवार में बनी कलाकृतियों को देखा जा रहा है। ज्ञानव्यापी में सिर्फ हिंदू धर्म चिन्हों को
उन चिन्हों को इकट्ठा किया जाएगा, हिंदू स्मृति चिन्हों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगी। ज्ञानव्यापी में मैपिंग और चार्टिंग भी की जाएगी, कहां कौन सी जगह है, पर क्या बना हुआ है। सर्वे के दौरान एएसआई के अलावा सिर्फ 16 लोग शामिल, इनमें मुस्लिम पक्ष के 9 और हिंदू पक्ष के 7 लोग। मुस्लिम पक्ष के लोग अब तक सर्वे में नहीं जा रहे थे। आज सर्वे के दौरान सिर्फ हिंदू पक्ष के मौजूद रहे लोग। मुस्लिम पक्ष ने आज सर्वे में शामिल होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला था। जुमे को नमाज को लेकर 12 बजे सर्वे रोक दिया गया था। 3 घंटे बाद ज्ञानव्यापी में दोबारा से सर्वे शुरू किया गया। 4 अगस्त को एएसआई को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था। इस मामले में एएसआई ने जिला कोर्ट में याचिका दायर की है। एएसआई ने जिला अदालत को बताया कि मामला हाईकोर्ट में लंबित था। सर्वे को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। 3 अगस्त को हाईकोर्ट ने रोक हटाते हुए सर्वे का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद ही दोबारा सर्वे शुरू हुआ। बहरहाल आइए मैं आपको दिखाता हूं जिस मशीन के जरिए सर्वे होगा। यह है जीपीआर मशीन, पहली बार आप देख रहे हैं टीवी पर। इस मशीन से सर्वे होगा, जमीन के अंदर का भी पता बता देगी यह मशीन। देखिए इस मशीन में खासियत क्या है, जीपीआर सर्वे कैसे करेगी ये देख रहे हैं। ये मशीन आपको मैं दिखा रहा हूं, इस मशीन के जरिए होगा। ज्ञानव्यापी में बिना खुदाई एएसआई सर्वे होगा। बिना खोदे जमीन के अंदर की सच्चाई इस मशीन से पता चल जाएगी। इसका काम है एएसआई जीपीआर इसे इस्तेमाल करेगी इस काम में। जीपीआर का मतलब है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, और जमीन के 15 से 20 मीटर नीचे की जानकारी यह मशीन बता देती है। जमीन के नीचे जो भी होगा पूरी जानकारी मिल जाएगी। कंप्यूटर साइज, शेप और टाइप का एक ग्राफिक्स बना देगा पूरा, मतलब बिना खोदे ही नीचे क्या है पता चल जाएगा। इस तकनीक में तरंगे धरती में सीधे नीचे जाती हैं। तरंगे जमीन के नीचे तरंगों का वेरिएशन नोट होता है। मान लीजिए मस्जिद में के नीचे जमीन में कोई हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई चीज दबी है, तो जीपीआर तकनीक उस वस्तु की आकृति कंप्यूटर पर बना देगी और आकृति के आकलन से पता चल जाएगा जमीन के नीचे क्या है। मान लीजिए कोई खंबा है, कोई मूर्ति है। आदि विश्वेश्वर मंदिर का स्केच तैयार करने में 15 दिन लगेंगे। यानी सर्वे पूरा होने के बाद जियो कोऑर्डिनेट मैपिंग कराई जाती है और इसमें मंदिर की रूपरेखा, गर्भगृह का आकार, इन सब की जानकारी मिलेगी। तो यह सर्वे अब एएसआई की टीम पूरी करके हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।